यहाँ कहता हूँ आज सारे दोस्तों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं कि आज पुलवामा में इंटरनेट बिल्कुल आपको एक जगह इकट्ठा कर सकूं, क्योंकि आज जो प्रोग्राम होने वाला है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ ला सकता है, हमारे बिजनेस में ये जूम कर सकता है। क्योंकि हमारे एक ज़बरदस्त लीडर हैं कश्मीर के, जनाब रफ़ी साहब, जो प्रोडक्ट को बिल्कुल प्रोडक्ट के तह पे जाके उनका सर्वे करते हैं और हमारे लिए ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, और रातों को जाके हमें वो सारा निचोड़ देते हैं उनका उस प्रोडक्ट में क्या है। तो बिना वक्त ज़ाय किए हुए मैं रफ़ी साहब को बिल्कुल दावत देता हूँ और सबकी ज़बरदस्त वारम वेलकम के साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सब जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक ठीक, चलो बिस्मिल्लाह। चलिए, सभी साथियों का वेलकम है आज की जूम मीटिंग में हम पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जिंदा चीज ने आखिर पर दुनिया छोड़ देनी है, मगर उस रुखसत से पहले उसे चंद जिम्मेदारियां, हेलो, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। उस रुखसत से पहले उसे चंद जिम्मेदारियां जरूर निभानी है। बकौल शायर, हर पतंग को एक दिन कचरे की डब्बे में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचरे की डब्बे में जाना है, मगर उससे पहले उसको आसमान में उड़ के दिखाना है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डॉक्टर एपीजे कलाम, जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, जो कि 11वां प्रेसिडेंट था इंडिया का, 2002 में इलेक्ट हुआ था, तो पहली बार अवाम ने उसे पीपल्स प्रेसिडेंट खिताब दिया। पीपल्स प्रेसिडेंट यानी अवाम के सदर के तौर पर बड़े पैमाने पर हवाला दिया जाता है। और ऑनरेबल कलाम साहब का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, गौर से सुनिए। मुकद्दर आपके हाथों में नहीं है, मगर फैसला आपके हाथों में है। मुकद्दर आपका फैसला नहीं बना पाएगा, मगर आपका फैसला मुकद्दर बना सकता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि डिसीजन, जिसे हम इरादा कहते हैं, अगर आपने डिसीजन लिया वाकई कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर आपको वो काम करने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, मेरा जो शेयर करने का है वो है हेल्थ गार्ड ऑयल, या जिसको हम फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ अगर मौका मिला तो दूसरे पार्ट में बात होगी हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल्स। अगर हमने वक्त में मुनासिब समझा तो हम ये जरूर डिस्कस करेंगे, तो कहीं थकान भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है, इस पर चूंकि ये जबरदस्त इनकलाबी फूड सप्लीमेंट है, जिसने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल पर लाने में तहलका मचा दिया है। अगर आपने मेरा साथ दिया और आप दिलचस्पी से मेरी इंफॉर्मेशन सुनती रहे, तो शायद मैं कुछ अच्छा आप तक पहुंचा सकूं। और इसके बगैर कोई खाना तैयार करना इम्पॉसिबल है नहीं। दोस्तों, कुकिंग ऑयल हमारे खाने की बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके बगैर कोई खाना तैयार करना इम्पॉसिबल है। मगर जब हम बात करते हैं तेल की, तो कई सवालात जो तेल के बारे में हमारे जहन में उभरते हैं, जैसे विच इज द बेस्ट ऑयल अमंग ऑल द ऑयल इज अवेलेबल। यानी मार्केट में मौजूद तमाम तेलों में से कौन सा सबसे अच्छा है जो खाने के लिए सही होगा। तो विच ऑयल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग अवर कोलेस्ट्रॉल, या दूसरा सवाल ये भी आता है कि कौन सा तेल हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों, हम तभी तंदुरुस्त रहेंगे जब हमारा खान पान सही होगा। खान पान किस तरह सही होगा? अगर आपने सही तेल का इस्तेमाल किया। अगर तेल गलत होगा, क्वालिटी सही नहीं होगी, और मार्केट में कुकिंग ऑयल से लेकर खान पान की सभी चीजों में मिलावट यानी एडल्ट्रेशन और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आसान सूरत में दस्तयाब
यानी अवेलेबल है। और जब हम गलत तेल को यूज करते हैं तो जिन चीजों का खतरा आगे चलकर हमें उठाना पड़ता है, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि उन खतरों में कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, स्टमक गैस होता है, अल्सरेशन वगैरह वगैरह ऐसी कई बीमारियां हैं जिन्होंने जन्म लिया और जिनका जन्म ज्यादातर तेल से ही होता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम घर घर की कहानी बन चुकी है। वजह क्या है? अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर कि क्या वजह है। खाने के सभी तरह के तेल मुख्तलिफ फैटी एसिड से बने होते हैं, जो हमने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है। स्लाइड आपको बता रही है कि कौन कौन से तेल, कौन कौन से फैट से ये तेल बनते हैं। और इसमें सबसे पहले जो आता है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके अंदर और भी एक आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये तेल के अंदर जो है, सभी तेलों के अंदर ये फैटी एसिड्स होते हैं। अब कोई तेल इसको कंट्रोल क्यों नहीं करता? चंद एक वजूहात यानी रीजंस जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लूंगा। यहाँ पे हमने एक शीट तैयार की है, स्लाइड आपके सामने जावेद साहब पेश करेंगे। उसमें हमने दिखाया है कि प्रेजेंट सिचुएशन यानी मार्केट में क्या मिलता है और रिकमेंडेड सिचुएशन क्या थी, रिकमेंड क्या था। उसमें आपको कई पार्ट्स में मैं आपको बताऊं कि इम्बैलेंस्ड फूड कंपोजिशन है, ट्रांसफैट्स है, अडल्ट्रेशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, रिफाइनिंग, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजनेशन। ये प्रेजेंट सिचुएशन है मार्केट की। अगर हम इम्बैलेंस्ड फैट कंपोजिशन की बताएं तो रिकमेंडेड फैट कंपोजिशन में सफा, पूफा और मुफा, वो सफा जो है यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स 27% से लेकर 33% तक होने चाहिए थे, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी 27% टू 33%, और मुफा जो है मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है 33% से लेकर 40% तक रिकमेंडेड है। और अगर हम मार्केट में देखेंगे तो ऐसी रिकमेंडेड फैट, आपको ये फैट सिचुएशन जो है, फैट कंपोजिशन जो है आपको कहीं नजर नहीं आएगी। तो दूसरी चीज जो है ट्रांसफैट्स। ट्रांसफैट्स यहाँ पे इसमें रिकमेंडेड है लेस देन 2%, लेस देन और इक्वल टू लेस देन, यानी लेस देन और इक्वल टू 2%। मगर अगर आप मार्केट जाके वाकई सर्च करेंगे कि ये तेलों में ट्रांसफैट पाया जाता है, या तेल तो ट्रांसफैट से बनते ही हैं, इसमें ट्रांसफैट जरूर होता है, मगर उन ट्रांसफैट्स में अगर आप देखेंगे तो वो 8-9% से शुरू ही होते हैं, बिल्कुल 9% से शुरू होते हैं, और वो तकरीबन 34% तक उनमें ट्रांसफैट होता है। और अगर आपने कभी ये सोचा कि घर पे हलवा भी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो फिर उसमें 60% तक, जो रात वनस्पति की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे बढ़िया घी माना जाता है, हाई क्वालिटी, तो उस हाई क्वालिटी में 60% ट्रांसफैट है, जबकि यहाँ पे जो रिकमेंडेड ट्रांसफैट लेवल है वो है लेस देन इक्वल 2%। अब अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें जो चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे जो है एंटीऑक्सीडेंट जितने होंगे उतना ही ज्यादा उस तेल में फायदा है खाने का। मगर रिकमेंडेड मैं आपको बताऊं, कम से कम जो रिकमेंडेड फैट ये एंटीऑक्सीडेंट है, सॉरी, उसमें टोकोफेरॉल्स होने चाहिए, टोकोट्रिनॉल्स होने चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और मार्केट में अगर देखेंगे अक्सर तेल ऐसे हैं जिनमें कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैं आगे भी आपको बात करूंगा। यहाँ पे थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्सर तेलों में जो रिफाइनिंग होती है वो केमिकल बेस्ड होती है, और केमिकल बेस्ड रिफाइनिंग जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट जितने भी होते हैं वो खत्म होते हैं, या तो वो काबिल नहीं रहते हैं। तो उसके बाद जो है रिफाइनिंग, इसका ये बात, रिफाइनिंग सबसे बढ़िया बात है कि तेल को किस तरह साफ किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर तेल रिकमेंडेड जो पोजीशन है वो है फिजिकली रिफाइनिंग,
जो रिकमेंडेड रिफाइनिंग है वो फिजिकली रिफाइनिंग होनी चाहिए। फिजिकली रिफाइनिंग इसलिए कि उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो सब के सब बचने चाहिए ताकि उनका फायदा खाने वालों को मिल सके खाने के दौरान। मगर यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट में तेल अवेलेबल है उनमें मैक्सिमम बल्कि आप यूं समझिए कि तकरीबन 99.1% जो है आपको तेल मिलेगा बाहर मार्केट में, उनमें केमिकल रिफाइनिंग होती है और केमिकल रिफाइनिंग से उनके अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहता है, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। अब रही बात, और एक फैटी एसिड आता है जिसको हम यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये यूरिक एसिड जो है इट इज रिकमेंडेड लेस देन 5%। ये हमारा मेडिकल साइंस जो बता रहा है कि अगर हमने कोई भी तेल खाना हो जिसमें यूरिक एसिड पाया लेस देन 5% होना चाहिए उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट जो है वो है हाइड्रोजनेशन, और इसमें रिकमेंडेड लेवल कोई भी नहीं है, नॉट एट ऑल, यानी ये होना ही नहीं चाहिए, हाइड्रोजनेशन होनी ही नहीं चाहिए। हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि ये हाइड्रोजन गैस फैजल ओ जीजन बाई फोर्स लाया जाता है ताकि उसका लाइफ स्पैन बने रहे, मगर इसका जो इफेक्ट बाद में पड़ता है वो ये होता है कि इससे ट्रांसफैट बिल्कुल बढ़ जाता है। और ट्रांसफैट के ऊपर मैं आपको और एक बात बताता हूं यहाँ पे कि ट्रांसफैट के अंदर ये इसके समझो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरली ऑकरिंग और एक होता है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स। नेचुरली ऑकरिंग ये असल में गट में होता है, कुछ जानवरों के गट में होता है, और उन जानवरों से अगर यानी उनके गोश्त से अगर कोई फूड बना तो ये Manas, can you continue? हेलो Continue, sir. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो हमने वो बताया, ऊपर जाके हमने बताया कि शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी सब बीमारियां जो होती हैं ये इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोली जाती है। ऐसे में तो ये किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, लेकिन जो हमारा खान पान का सिस्टम है उसमें जो ट्रांसफैट बढ़ जाता है, उस ट्रांसफैट की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये हमारी तक पहुंच जाती है। और तकरीबन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि 41 मिलियन पीपल एवरी ईयर, यानी दैट इज 71% ऑफ ऑल ह्यूमन डेथ इज ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में 71%, 71% डेथ जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, इन्हीं चीजों से होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज्यादा रोल है वो है ट्रांसफैट का। तो इस सिलसिले में यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, 2007 में यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम उन्होंने दिया है कि पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस लिए बनाई गई, ये एक टास्क फोर्स बनाया गया ताकि इसका मकसद ये था कि तो ट्रांसफैट फ्री अमेरिकन, ताकि अमेरिका में किसी भी कंपनी का जो भी तेल आता है उसमें बिल्कुल ट्रांसफैट होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं WHO ने भी एक टारगेट फिक्स किया था, WHO ने एक टारगेट फिक्स किया था टू ब्रिंग ट्रांसफैट टू 0 बाय 2023। यहां तक ये थोड़ी सी जानकारी थी ट्रांसफैट के हवाले से। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सैचुरेटेड फैटी होती है, ये सफा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके मैं आपको जानकारी ये देता हूं कि जो तेल ज्यादा जमेगा उतना ही उसमें सफा ज्यादा होगा। और सफा दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL होता है, उन दोनों को बढ़ाता है। तो ये सफा का काम है अगर ये सफा किसी तेल में ज्यादा होगा। और पूफा जो है यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिस तेल में ये पूफा ज्यादा होगा, पूफा दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है, घटाता है। और उस घटाने के लिहाज से जो प्रॉब्लम आगे चलकर आती है, जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कॉटन सीड्स में ये चीज ज्यादा होती है।
जो उसका कार्बन से जिसका ऑयल निकाला जाता है उससे ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पर, दैट इज मूफा, यानी मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिस तेल में मानो ज्यादा हो। मूफा अच्छे फैट यानी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को पुश नहीं करता, यानी उसके साथ ही छेड़खानी नहीं करता है, मगर कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको बिल्कुल कम करता है। ये उसमें प्रॉब्लम ये आती है। तो यहाँ पे जो है, अब रही बात मस्टर्ड ऑयल की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, ये अक्सर लोग खाते हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल में क्या है, इरूसिक एसिड, जो पहले हमने बताया था उसमें कि प्रेजेंट सिचुएशन उस शीट में हमने बताया था। मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है कि उसमें इरूसिक एसिड होता है जो कि 35% to 55% पाया जाता है। अब मैंने वहां पे आपको समझाया था कि इरूसिक एसिड जो है इसकी जो रिकमेंडेड सिचुएशन है वो है लेस देन 5%, लेस देन 5%। और यहाँ पे जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे इरूसिक एसिड जो है अगर ग्रेटर देन 5% स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि ये 2003 का ये यहाँ पे जो रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था कि अक्सर जो हार्ट प्रॉब्लम पाई गई है वो इरूसिक एसिड की वजह से पाई जाती है। और 35 ईयर्स के ग्रुप में जो आते हैं लोग, इनमें ये हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है और अक्सर इनमें हार्ट अटैक के ही शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद दोनों ने 2005 में एक कॉमन वर्कशॉप किया था और तेल के ऊपर किया था। इन चीजों को लेकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये किस तरह बढ़ जाती है, इसके ऊपर जो वर्कशॉप हुआ 2 days डिस्कशन रहा। तो उस डिस्कशन के इख्तिताम पर क्या हुआ कि उन्होंने एक एडवाइस जारी की। उस एडवाइस के मुताबिक तीनों तरह के फैट जो है यानी सफा, पूफा और मुफा एक संतुलन मात्रा यानी बैलेंस्ड तरीके से होने चाहिए और ये हमें लेने हैं एक बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से। तीनों यानी एसएफए, पीयूएफए और एमयूएफए तीनों तरह की फैट जो है ये एक बैलेंस्ड तरीके से लेने चाहिए ताकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको रोकने में मदद करे, ताकि ये उनको दबाव बढ़ाए और ये होने न पाए। और उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वजूहात को रोकने के लिए पहली बार आरसीएम और एपी ऑर्गेनिक्स ने ऐसा तेल निकाला जिसमें वो सब खूबियां हैं जो आम तेलों में नहीं मिलती है, जिसका नाम हेल्थ गॉड यानी फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जिसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट भी है, क्वालिटी सर्टिफिकेट जिसमें ये हलाल है, यानी किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये बताए हलाल है या नहीं है, ये हलाल भी है। यहाँ पे HACCP की सर्टिफाइड है, यहाँ पे कॉस्ट चेक है, यहाँ पे ISO 9001 या 2008 ये है और BRC फूड सर्टिफाइड है। ये यहाँ पे सर्टिफाइड तेल उन्होंने लाया, क्वालिटी से भरपूर तेल उन्होंने पहली बार निकाला, फिजिकली रिफाइंड तेल लाया। तो जिसमें फैट जो है यानी तीनों फैट कंपोजिशन यानी सफा, पूफा और मुफा, ये तीनों तरह के फैट एक बैलेंस्ड तरीके में पाए जाते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके में पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये स्लाइड में, आप यहाँ पे आपको बताऊं कि इसमें ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद और WHO की रिकमेंडेड फैट लेवल जो है, इसी फैट लेवल के अंदर, इस फैट कंपोजिशन के अंदर ये राइस ब्रान ऑयल जो है आता है और बिल्कुल इसके अहम मुताबिक है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम जो है हल होते हैं, बशर्ते कि हम क्या करें कि हम बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें। और अक्सर क्या देखा जाता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो
ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू से ही हो जाता है, बचपन से ही होता है, लेकिन उस वक्त तक हम इसमें होशियार नहीं होते हैं जब तक हमें कोई डॉक्टर टेस्ट करने के लिए ना बोले या हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और तब क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव बिल्कुल बहुत ज्यादा हुआ होता है और हम फिर उसको रोकने में नाकाम होते हैं। अगर ये तेल हम इस्तेमाल करेंगे तो बचपन से ही अपने बच्चों में ये तेल इस्तेमाल करने को देंगे तो आगे चलकर जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसमें और एक चीज जो है ट्रांस फैट, जो हमने रिकमेंडेड लेवल उसकी बताई थी लेस देन इक्वल 2%, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रांसफैट लेवल इसमें रिकमेंडेड लेवल थी लेस देन इक्वल टू 2%, मगर यहाँ पे इक्वल टू भी छोड़ा गया है, यहाँ पे ओनली लेस देन 2% इसमें ट्रांस फैट है, जो कि रिकमेंडेड लेवल से भी बिल्कुल नीचे रखा गया है, ताकि लोगों में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको किसी भी तरह आगे चलने न दिया जाए, उनका गलबा न होने पाए। तो और एक नंबर है यहाँ पे जो अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन की गारंटी है, 0% अडल्ट्रेशन इसमें है, यानी कि कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए आपको गारंटी मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये तेल जो है फुल एंटीऑक्सीडेंट तेल में होंगे उतना ही ज्यादा फायदा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टोकोफेरॉलिस है, टोकोटिनालिस है और ओरिजिनल है। और अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे टोकोफेरॉलिस है जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्या काम है, हेल्प एनहेंस इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, आपका इम्यून सिस्टम ठीक करता है। या दूसरे नंबर पे ये काम करता है हेल्प से रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसमें मदद करता है। और तीसरे अगेन, तो यहाँ पे बात में करता था कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है टोकोफेरॉलिस, और टोकोफेरॉलिस में ये हेल्प करते हैं एनहेंसिंग इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, ये रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और तीसरे नंबर पे हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैटरैक्ट्स, और चौथे नंबर पर स्लोज एजिंग फेरालिस एंटीऑक्सीडेंट है। और उसके साथ जो है दूसरे नंबर पे वो डॉक्टर है साहब टोकोट्रेनालिस। सर हेल्प सर इसका टाइम हेलो होने वाला है, मीटिंग का टाइम होने वाला है सर। जी 10 minutes तो left. 10 minutes. जी 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 हाँ सर, तैयार रहें सर। ओके सर। Continue, sir. अभी 10 मिनट बोल रहे हैं जावेद साहब हैं, चलिए ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो आता है एंटीऑक्सीडेंट, वो है ये इन मेंटेनिंग हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, उसमें मदद करता है। और improves arterial compliance, effects on platelet aggregation, helps neuroprotection, helps in preventing certain cancers and tumors। ये मदद करता है। यहाँ पे जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है टोकोट्रेनालिस। और उसके बाद जो आता है सबसे हेलो बात करें 14,000 ppm ओरिजिनल
और ओरिजिनल काम क्या करता है? सबसे पहले नंबर पे जो ये काम करता है, हेल्प हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर में सुधार लाता है, उसको नॉर्मल लेवल तक लाने की कोशिश करता है। तो हेल्पफुल इन ब्लड शुगर मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स का ये ज्यादा ख्याल रखता है, ज्यादा बेहतर है उनके लिए। तो हेल्प्स इन इंप्रूविंग लिवर फंक्शन ठीक करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, इंप्रूव्स बोन मिनरल menopause symptoms, helps in reducing acidity, helps weaken, hydrates, and is anti-aging, helpful for patients of hypothyroid, helps in neuroprotection। और इस तरह ये बहुत सारे काम करता है। ये सबसे अहम जो है इसमें ओरिजिनल पाया जाता है। और उसके बाद और एक पॉइंट आता है, वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किस तरह होती है? पहले हमने बात की थी इसमें कि रिफाइनिंग जो रिकमेंडेड लेवल केमिकल बेस्ड रिफाइनिंग होती है, फिजिकली रिफाइनिंग नहीं होती है। तो उस वजह से जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है उसको हम फिजिकली रिफाइनिंग बोलते हैं। और अगर केमिकल यूज किया, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पर ही पड़ता है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बचते ही नहीं है। और उसके बाद जो है और एक पॉइंट वो है हाइड्रोजनेशन। ये जो हमारा तेल है इसमें हाइड्रोजनेशन जो है 0% है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का तेल बनाया जाता है। पहली बार ये आया आरसीएम और एपी ऑर्गेनिक्स के दौरान। तो इसको 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, 30 कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब तेल की क्वालिटी ये है, अब मैं आपको थोड़ी सी बहुत और भी जानकारी दूं। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से थी और भी बातें थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये तेल है, इट इज बेस्ट ऑयल फॉर हार्ट। हेलो, दिस ऑयल इज बेस्ट ऑयल फॉर हार्ट as it increases good cholesterol and ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। और दूसरी खूबी इसकी और मैं आपको बताऊं कि ये डायबिटिक के लिए या डायबिटिक पर्सन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल है, क्योंकि ये इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन बनाने में मदद करता है ताकि डायबिटिक पर्सन को वो और भी उससे मदद मिलता है। बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चौथे नंबर पे बेस्ट क्योर एसिडिटी, अल्सरेशन, गैसेस एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ये सब चीजें, ये तेल आप इसको यूज, ये सब जो चीजें हैं इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो एक चीज जो खूबी है वो है बेस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द मस्कुलर